नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और जैसा कि हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, उसी में आज हमें पढ़ना है एड्रेनलिन ग्रंथि, जिसको अधिवर्ग ग्रंथि भी बोलते हैं। दोस्तों ये पढ़ना है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्या पढ़ा है अभी तक उसी को। ठीक है दोस्तों, ग्रंथि किसको बोलते हैं? कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसको ग्रंथि बोलते हैं। इनसे क्या रसों का सिक्रेशन होता है। इन रसों के सिक्रेशन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा था। जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो रस स्रावित होता है उनको एंजाइम बोलते हैं। दोस्तों इनके पास नलिका होती है, इसके लिए इस कारण इनको नलिका युक्त ग्रंथि भी बोलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है दोस्तों, इनसे निकलने वाले रस को हार्मोन बोलते हैं। दोस्तों इनके पास नलिका नहीं पाई जाती है दोस्तों, इस कारण इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि से क्या है ना, हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है। दोस्तों दोनों का स्रावन होता है। इनके एग्जाम्पल श्वेत ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये सारी बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल पीयूष ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, पैराथायराइड ग्रंथि होगी, थाइमस ग्लैंड्स होगी, एड्रेनलिन ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि दोस्तों। और मिक्स्ड ग्लैंड में हो गई आपकी अग्नाशय दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों एंजाइम और हार्मोन के बीच समानता। दोनों रासायनिक पदार्थ है, दोनों जैव रासायनिक पदार्थ है, दोनों भोजन द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं। शरीर में इनका निर्माण अंदर ही भीतर ही होता है दोस्तों। दोनों ही घुलनशील है, दोनों मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का निर्धारण करते हैं दोस्तों। शरीर में बहुत अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और एकत्रित नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी समानताएं। असमानताएं क्या क्या थी दोस्तों? तो एंजाइम का निर्माण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, और हार्मोनों का निर्माण शरीर की कुछ कोशिकाओं द्वारा। एंजाइम का निर्माण सभी कोशिकाओं द्वारा और हार्मोनों का निर्माण कुछ कोशिकाओं द्वारा होता है दोस्तों। एंजाइम को शरीर में बार बार उपयोग किया जाता है दोस्तों, जबकि हार्मोन का उपयोग शरीर में एक बार ही होता है। एंजाइम का निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, जबकि हार्मोन में प्रोटीन के साथ में अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं दोस्तों। जो एंजाइम प्रोटीन से नहीं बना होता है, उसके साथ में अन्य पदार्थ भी लगते हैं, उसमें है, उसका एग्जाम्पल हो गया राइबोजाइम दोस्तों। या एक तरह से मान लो एंजाइम जिसका निर्माण प्रोटीन से नहीं होकर अन्य पदार्थों से भी होता है, वो हो गया राइबोजाइम। और इसी तरह हार्मोन में भी जो केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, ऐसे है इंसुलिन और थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन होती है आपके हाइपोथैलेमस के नीचे दोस्तों। ठीक है, वजन इसका 0.6 ग्राम होता है। इसके 2 लूप होते हैं, अग्र भाग और पश्च भाग दोस्तों। इनको क्यों बांटा गया? क्योंकि इन दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, अग्रभाग से और पश्च भाग से। महिलाओं में इसकी आकार बड़ा होता है। पता है आपको कि क्यों होता है इसका आकार बड़ा? इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इससे जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो अन्य ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं दोस्तों। इस कारण ये इनडायरेक्ट रूप से उन पे डायरेक्ट रूप से उन पे कंट्रोल रखता है, और इनडायरेक्टली अगर कुछ उनके रोग होए तो इसके लिए जिम्मेदार मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। इससे निकलने वाले अग्र भाग से और पश्च भाग से हार्मोन हो गए दोस्तों। जो अग्रभाग से होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पहला, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दूसरा, तीसरा एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन तीसरा, चौथा हो गया आपका गोनेड्सट्रोपिक हार्मोन, जिसमें 2 टाइप्स है दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, पांचवा था मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और छठा था प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। जो पश्च पिंड है उससे निकलता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन दोस्तों, जिसको वेसोप्रोसिन भी बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों, ये है 2 जो पश्च भाग से निकलते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो अग्रभाग से निकलते हैं उनको क्या क्या विशेषताएं उनमें है। जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है उसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या करता है? शरीर के विकास में भाग लेता है दोस्तों। इसकी कमी से बच्चों में उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती दोस्तों, उसको ड्वार्फिज्म नामक रोग हो जाता है। इनको ऐसे बोनों को मिडेट्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर वयस्कों में इसकी कमी हो जाए तो साइमंड नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति अत्यधिक पतला हो जाता है, उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती है और पतला बुढ़ा होने लगता है समय से पहले ही। ठीक है दोस्तों, इसकी अधिकता से गिग्नेटिज्म नामक रोग हो जाता है, जो हमने चित्र दिखाया था दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है व्यक्ति। और इसकी अधिकता अगर वयस्कों में हो जाए तो एक्रोमेगेली नामक रोग हो जाता है, जिसमें उसके जो चिन्ह है दोस्तों वो गोरेला के समान दिखने लगता है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है ना दोस्तों, थायराइड ग्रंथि को स्रावित होकर थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, जिससे थायराइड ग्रंथि सक्रिय होकर थायरोक्सिन का स्रावन करती है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है दोस्तों। एसीटीएच आगे एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है ना दोस्तों, अभी यही पढ़ेंगे हम इसी के बारे में दोस्तों। कोर्टेक्स भाग से हार्मोन का स्रावन करती है और
इसके दो भाग होते हैं दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के, थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा सीख लो, कॉर्टेक्स और मेडुला भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो हार्मोन स्रावित होता है इसको, जो इसको प्रेरित करता है ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको प्रेरित करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों, ये क्या करते हैं, पुरुष और महिलाओं में लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायित्व है दोस्तों। तो इसमें थे दो पार्ट्स दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुषों में क्या करता है, स्पर्म के निर्माण में सहायक है दोस्तों, और मादाओं में क्या करता है, अंडाशय का विकास करता है। और एस्ट्रोजन जो कि महिलाओं के लैंगिक विकास में सहायक है, उसके लिए मदद करता है दोस्तों। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है दोस्तों, पुरुषों में क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है, जबकि महिलाओं में ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग में मदद करता है और गर्भाशय के विकास में भी सहायक है दोस्तों। इसके साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण भी करता है दोस्तों। कुल मिला के ये है कि महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी है जो आपका दोनों ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन, इसको मेनोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। मेनोट्रोपिक हार्मोन, ये ध्यान रखना दोस्तों, मेनोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य है कि महिलाओं की जो दुग्ध ग्रंथि है उनका विकास करता है और दुग्ध का स्रावण करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है दोस्तों, मेलेनिन के प्रसारण करता है आपके शरीर में, ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होता है, अगर कमी हो जाए तो ये रंजकहीनता नामक रोग हो जाता है, जो कि एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उन्हीं को अनुवांशिक रोग बोलते हैं दोस्तों, रंजकहीनता। और इसकी अधिकता से क्या होता है, तिल बन जाते हैं दोस्तों शरीर में। इसके बाद पश्चपिंड से होते हैं आपके ADH, जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जिसको वेसोप्रोसिन नामक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा इसको पिट्रेसिन भी बोलते हैं दोस्तों, जबकि पिटोसिन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, पश्चपिंड से। और ये क्या करता है, नेफ्रॉन से जल के अवशोषण का नियंत्रण करता है दोस्तों। ये भी पढ़ेंगे इसी में, एड्रिनल ग्रंथि के में। नेफ्रॉन क्या है, एड्रिन ये है ना, किडनी इसकी क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति को बार बार टॉयलेट करने की, यूरिन करने की इच्छा होती है दोस्तों, ठीक है। डायबिटिक इंसिपिडेंस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा था हमने कि पश्चपिंड से स्रावित होती है, दुग्ध के स्रावण में प्रेरित करते हैं। इसको जनन देने वाला हार्मोन भी बोलते हैं, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। और जानवरों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उनका दूध बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है दोस्तों, ये एक एच आकार की ग्रंथि होती है, जो दो स्थूमस नामक एक वो होती है, संरचना होती है, उससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। इसके ऊपर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो सारे फॉलिकल है दोस्तों, ठीक है। इनसे हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। इससे दो तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं थायराइड ग्रंथि से, एक T4 और एक T3। हमें देखना है T4 दोस्तों, जिसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं दोस्तों। इसी को थायरोक्सिन बोलते हैं, जो कि फॉलिकल नामक संरचना से स्रावित होता है दोस्तों, ठीक है। और इससे हमने रोग भी देखे थे, क्या क्या रोग होते हैं, इसके प्रभाव देखते हैं पहले। क्या प्रभाव पड़ता है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रित करता है, बालों, त्वचा और ग्रंथियों के अस्थियों के विकास में सहायक होता है दोस्तों। मानसिक संतुलन स्थापित करने में थायराइड ग्रंथि का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। महिलाओं में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों T3 T4 नामक ये जांचें भी की जाती है दोस्तों, जो कि थायराइड की चेक किया जाता है महिलाओं में जब प्रेग्नेंट होती है। और इनकी कमी से बच्चों की मानसिक स्तर कमजोर हो जाता है दोस्तों, और प्री मेच्योर डिलीवरी भी होती है बच्चों में। अगर आयोडीन के लिए जो कोई बीपी का पेशेंट है, अगर उसको आयोडीन का नमक के लिए मना कर रखा है, तो उसकी आयोडीन की पूर्ति हम कर सकते हैं दोस्तों, स्ट्रॉबेरी से, आलू से, दूध से, समुद्री पौधों से। अगर नॉनवेज वाला है तो मांस व अंडे से उसकी पूर्ति हो जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गेंगा नामक रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से होने वाले रोग में हमने पढ़ा था जड़ मानवता, जिसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चे मानसिक व शारीरिक स्तर दोनों इससे अविकसित हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिडेमा पढ़ा था, जिसमें क्या हृदय स्पंदन की गति कम हो जाती है, पेशियां स्थिर हो जाती है, कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता दोस्तों। उसके बाद में पढ़ा था हमने गेंगा नामक रोग, जो क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। मैदानों में क्या है ना, आयोडीन की अवेलेबिलिटी रहती है दोस्तों, तो जबकि पहाड़ों पे क्या है, मिट्टी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है और
वो बह के नीचे आ जाती है, उसमें फसलों को आयोडीन प्राप्त नहीं होता है, और वहां के लोगों को ज्यादा गेंगा नामक रोग, जिसमें थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आई हुई रहती है दोस्तों। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि, आपकी थायराइड ग्रंथि सूजन आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में हमने देखा था हाशिमोटो रोग। इसमें क्या है दोस्तों, इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने जो भी इस रोग में जो दवाई दी जाती है दोस्तों, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। इसकी अधिकता से क्या होता है दोस्तों, इसकी अधिकता से ग्रेव्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है ना दोस्तों, आपकी थायराइड ग्रंथियों में गांठें पड़ जाती है और नेत्र गोलक आपके बाहर आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है ना दोस्तों, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करती है। कैल्शियम की मात्रा जहां पे भी ज्यादा है दोस्तों, हड्डियों में जहां जमा होता है, वहां से ये उसको निकाल करके रक्त में प्रवाहित कर देते हैं, और रक्त में जहां पे भी रक्त के द्वारा जहां पे इसकी कमी है वहां पे पहुंचा दिया जाता है दोस्तों। और कैल्शियम की मात्रा को रुधिर में बढ़ाता है, और फॉस्फेट की मात्रा को कम करता है दोस्तों। अगर इसकी कमी हो, मतलब इसका श्रावण कम हो, तो हड्डियों पे क्या है ना, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आपका जमने लगता है दोस्तों, जिससे मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, टिटेनी नामक रोग हो जाता है। तो टिटेनी नामक रोग पैराथायराइड ग्रंथि के कारण होता है दोस्तों, और उसमें भी इस हार्मोन की कमी के कारण होता है। उसके साथ में अधिकता से क्या होता है दोस्तों, के अधिकता से जमाव कम होता है, और ज्यादा मात्रा में वहां से कैल्शियम निकाल लिया जाता है हड्डियों से। इस कारण क्या होता है, वहां पे ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे अस्थि भंगुरता रोग भी कहते हैं दोस्तों। इस रोग को अस्थि भंगुरता रोग भी कहते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती है दोस्तों। ये पैराथायराइड हार्मोन के साथ में विटामिन डी भी सेम ही कार्य करता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से भी टिटेनी नामक रोग होता है, और इसकी अधिकता से भी ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था थाइमस ग्लैंड्स दोस्तों। थाइमस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इससे क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है दोस्तों थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्लैंड से। इसकी स्थिति है अपने छाती के अंदर दोस्तों। ठीक है। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है और वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है, ये ग्रंथि भी छोटी और विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ये क्या करते हैं दोस्तों, इम्यून सिस्टम को बनाने का कार्य करती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड से ही टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, और टी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी से ही आदमी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और ये अगर समय के साथ में ये भी वृद्ध हो जाती है, और व्यक्ति जब बुढ़ा होता है तो ये कमजोर होकर खत्म हो जाती है दोस्तों, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था अपना अब तक का रिवीजन। अब पढ़ते हैं एड्रेनलिन ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, 10-15 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों बस। एड्रेनलिन ग्रंथि जैसे कि दोस्तों इसकी लोकेशन आपको पता है, ये किडनी के ऊपर होती है दोस्तों। और मैं बता देता हूँ आपको क्या है इसके पार्ट्स। देखिए दोस्तों, एड्रेनलिन ग्रंथि आपकी दोनों किडनियों के ऊपर होती है। जैसे ये बनी हुई है दोस्तों, ये एड्रेनलिन ग्रंथि है दोस्तों। इसका जो बाहरी भाग है दोस्तों, ये हो गया कोर्टेक्स भाग, आगे आएगा आपके इसमें। ये बाहर वाला भाग हो गया दोस्तों, ये कोर्टेक्स भाग है, जबकि अंदर वाला मेडुला भाग है दोस्तों। अधिकतर भाग कोर्टेक्स से बना होता है दोस्तों, लगभग 80%, और 20% भाग आपका मेडुला से बना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इन दोनों से अलग अलग टाइप के हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों। इस कारण इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, और अलग अलग हार्मोन ही डिवाइड निकलते हैं, और बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। देखते हैं अभी कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इनसे, बस ये संरचना ध्यान रखना। ये आपकी इसके ऊपर किडनी के ऊपर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसकी स्थिति एक स्थिति हो गई आपकी किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है दोस्तों। इसका वजन आपका हो गया 4 से 6 ग्राम। वैसे कोई पूछने वाला नहीं है इसके बारे में, वजन कितना क्या होता है। ठीक है दोस्तों। रंग इसका गुलाबी भूरा होता है। ठीक है दोस्तों। इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों, 4S ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एस, क्योंकि ये 4 तरह के एस पे नियंत्रण रखता है। वो 4S कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक ये शुगर पे कंट्रोल रखता है दोस्तों, दूसरा साल्ट पे कंट्रोल रखता है, सेक्स हार्मोन का भी श्रावण करता है दोस्तों थोड़ा बहुत, और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है दोस्तों। करो या मरो या फाइट एंड फ्लाइट वाला जो हार्मोन निकलता है वो आपकी एड्रेनलिन ग्रंथि से ही निकलता है। ठीक है, जिससे ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है दोस्तों। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेक्स हार्मोन इसी से स्रावित होते हैं दोस्तों। ये साल्ट को नियंत्रित करता है, शुगर का नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों। तो इस कारण इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। 4S ग्लैंड्स शुगर कंट्रोल करता है। तो शुगर, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है दोस्तों ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड होता है, जो मानव शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। पढ़ा था दोस्तों पीनियल ग्रंथि में हमने।
पीनियल ग्रंथि में ACTH हार्मोन जो निकलता है वो इसके कोर्टेक्स भाग से ग्लूकोकार्टिकोइड उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो किसके प्रेरणा से ये कर रहा है दोस्तों ये कार्य? तो ये आपके पीयूष ग्रंथि के जो अग्रभाग है दोस्तों उससे निकलने वाले हार्मोन ACTH की सहायता से करता है। तो हो गया ना दोस्तों इनडायरेक्टली कंट्रोल किस इस पे ग्लूकोकार्टिकोइड्स पे हो गया पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल। तो इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। दूसरा है आपका साल्ट। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है दोस्तों एड्रेनलिन ग्रंथि से उसमें मिनेलोकार्टिकोइड, हार्ड लग रहा होगा, मिनेलोकार्टिकोइड, ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, 2-4 बार रिपीट करोगे आराम से इजी वे में याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारना दोस्तों, शॉर्टकट पे बिलीव करना ही नहीं है, ना कोई ट्रिक्स पे बिलीव करना है दोस्तों। तो एक हार्मोन हो गया ग्लूकोकार्टिकोइड्स, दूसरा मिनरलोकार्टिकोइड्स हो गया दोस्तों। तीसरा पढ़ते हैं सेक्स हार्मोन के बारे में, क्योंकि 4S ग्रंथि बोलते हैं ना इसको। तो तीसरा हो गया आपका जनन ग्रंथियों से पुरुषों और महिलाओं में जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जनन ग्रंथियों से तो होता ही है पुरुषों और महिलाओं में जो जनन हार्मोन स्रावित, इसके साथ साथ अल्प मात्रा में जनन हार्मोन का सिक्रेशन ये ग्रंथि भी करती है दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हो सकता है आपको उसमें जनन ग्रंथियां दे ही ना, जैसे महिलाओं में पुरुषों में अलग अलग जनन ग्रंथियां होती है वो दे ही ना, और सीधा आपका एड्रेनलिन ग्रंथि दे दें। तो एड्रेनलिन ग्रंथि ही आपके जनन हार्मोनों का सिक्रेशन करती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज याद रखना, हो सकता है अलग से पूछ ले दोस्तों, क्योंकि अलग है ये थोड़ी सी चीज। सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। एड्रेनलिन हार्मोन, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं दोस्तों, लड़ो या उड़ो का हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है कि संकट में, दुख में, भय में निकलने वाले भय में ये ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है दोस्तों। और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पढ़ा था हमने, और पैरा नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना दोस्तों, इनको वापस कंट्रोल किया जाता है, वो वाली चीज पढ़ी थी हमने नर्वस सिस्टम में दोस्तों। अब पढ़ते हैं इसकी संरचना, कैसी है इसकी संरचना। तो संरचना में जैसा बताया था कि बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है दोस्तों, अंदर वाला भाग होता है वो मेडुला होता है दोस्तों। किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण इसको सुपररीनियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। सीधा सीधा पूछा जा सकता है एड्रेनलिन ग्रंथि ना लिख के सीधा लिख दे सुपररीनियल ग्लैंड्स कौन सी है, तो सुपररीनियल ग्लैंड्स आपकी यही है दोस्तों एड्रेनलिन ग्रंथि। या सीधा पूछ ले कि जनन हार्मोनों का स्रावन किससे होता है, उसमें आपका टेस्टिस और ओवरी दे ही ना, तो उसमें आपका सीधा सीधा ये लिखा हुआ हो सुपररीनियल ग्लैंड्स, तो सुपररीनियल ग्लैंड्स ही आपका सेक्स हार्मोन का भी स्रावित करती है दोस्तों। ठीक है, ये किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण इसको सुपररीनियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, बस किडनी के ऊपर पाए जाने के कारण बोलते हैं दोस्तों इसको। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन लेक्टोमीजोडर्म से होती है दोस्तों। लेक्टोमीजोडर्म ये क्या है दोस्तों? तो होता क्या ना दोस्तों, जैसे भ्रूण का निर्माण होता है ना, तो इसमें 3 टाइप की परतें बनती है, 3 लेयर बनती है दोस्तों, जिनसे आपके शरीर के सारे अंग बने होते हैं, जिससे आपके शरीर के सारे अंग बने होते हैं दोस्तों। जो प्रारंभिक है, सबसे प्रारंभ में एंडोडर्म। ठीक है दोस्तों, सबसे प्रारंभ में एंडोडर्म जो अंदर की है, एंडोडर्म ये वाली परत, उसके बाहर में जो है उसके बाद में मीजोडर्म, और तीसरा एक्टोडर्म, ये परतों का निर्माण होता है दोस्तों। इन तीनों ही परतों से आपके शरीर के सारे पार्ट बने हुए हैं दोस्तों। हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, ये आपके किडनी ले लो, सब। तो इसका ओरिजिन किससे होता है? एक्टोमीजोडर्म। डायरेक्ट अगर पूछ ले कि जो एड्रेनलिन ग्रंथि वो किस ओरिजिन कहाँ से होता है, तो एक्टोमीजोडर्म से इसका उत्पत्ति होती है दोस्तों। मानव शरीर के जितने भी प्रकार के अंग है वो सारे भ्रूण के इन्हीं ही परतों से निर्मित होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एड्रेनलिन ग्रंथि का निर्माण एक्टो तथा मीजो दोनों परतों से मिलकर बना होता है, जो बाहर वाली है और अंदर वाली है, एक्टो और मीजो। इस कारण इसको एक्टोमीजोडर्म से उत्पत्ति बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाहरी परत को कॉर्टेक्स और आंतरिक परत को मेडुला बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, एड्रेनलिन ग्रंथि का 80% भाग का निर्माण कॉर्टेक्स से होता है, और बाकी जो 20% है वो मेडुला से होता है दोस्तों। या सीधा सीधा एक चीज का सर्वाधिक भाग का निर्माण कॉर्टेक्स से होता है, और मिनिमम पार्ट का निर्माण मेडुला से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनका विभाजन क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों क्षेत्रों से अलग अलग हार्मोनों का स्रावन होता है दोस्तों। दोनों से अलग अलग टाइप के जो हार्मोन निकलते हैं आपके शरीर में, उनका कार्य भी बहुत है।
लिखा है पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को एक्टिवेट करता है, जिससे कि कॉर्टेक्स भाग से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। दोस्तों ये हमने जब पीयूष ग्रंथि पढ़ा था तब भी पढ़ा था ये चीज कि ACTH हार्मोन जो अग्रपिंड से स्रावित होता है वो क्या करता है, आपके कॉर्टेक्स भाग से हार्मोनों के सीक्रेशन को नियंत्रित करता है। दोस्तों कॉर्टेक्स भाग से लगभग 40 से 50 हार्मोनों का सीक्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लगभग 40 से 50 हार्मोनों का सीक्रेशन होता है और सभी को कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं दोस्तों। सारों को मिला जुला के कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं, सबको मिला के। अब सीधा सीधा कॉर्टेक्स भाग से कॉर्टिकोइड्स हार्मोन अगर पूछे तो वो आपके कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, सीधा सीधा कॉर्टिकोइड्स, जिनमें से इनको 3 हार्मोनों का समूह बनाते हैं दोस्तों। समूह बनाया हुआ हार्मोनों का कि 3 हार्मोन्स है, जैसे एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, ये दोस्तों कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले कॉर्टिकोइड्स कौन कौन से हैं, इनको 3 पार्ट 3 समूह बनाए हुए हैं। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत मजेदार है दोस्तों नाम। जोनाग्लोमेरुलोसा, जो ये आउटर पार्ट से जो कॉर्टेक्स है उसके भी आउटर पार्ट से इसका सिक्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है, इन हार्मोनों का, जिनका एक समूह है जोनाग्लोमेरुलोसा। दूसरा दोस्तों जोना फिस्कुलेटा, जो मिडिल वाले पार्ट से स्रावित होता है दोस्तों, और जो अंदर वाले हैं सबसे अंदर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स के भी 3 पार्ट कर दिए दोस्तों। तो जोना रेटिकुलेटा वो इनर पार्ट से सिक्रेशन होता है दोस्तों इनका। कॉर्टेक्स के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग से जोना ग्लोमेरुलोसा, मध्य भाग से जोना फिस्कुलेटा और तथा सबसे आंतरिक भाग से जोना रेटिकुलेटा हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, जिनको कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं दोस्तों। इस विभाजन का कारण, क्योंकि अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, इस कारण इनका तीनों का विभाजन किया गया 3 पार्टों में कॉर्टेक्स का। ठीक है दोस्तों, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है दोस्तों, उससे क्या है ना दोस्तों, आपका जो आपने पढ़ा था अभी पहले भी, मिनरेलोकार्टिकोक्वाइड्स हार्मोन निकलता है दोस्तों। मिनरेलोकार्टिकोक्वाइड्स कार्य क्या है इसका आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अभी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है तीनों जगह से, वो चीज देख रहे हैं अभी। तो मिनरेलोकार्टिकोक्वाइड्स ये निकलता है आपके, जो कई हार्मोनों का समूह है, ये आपके जो जोनाग्लोमेरुलोसा पार्ट से निकलता है दोस्तों कॉर्टेक्स के। दूसरा है जोना फिस्कुलेटा से ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड्स, जो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी है तब से। तो ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड्स हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन भी कई हार्मोनों का समूह है, जो आपके जोना फिस्कुलेटा से निकलता है। जोना रेटिकुलेटा, इससे दोस्तों सेक्स कार्टिकोक्वाइड्स हार्मोन निकलता है दोस्तों। ये भी कई हार्मोनों का समूह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकार्टिकोक्वाइड्स से सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन निकलता है उसमें एल्डोस्टेरोन है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे हार्मोनों का समूह है, तो उनमें भी जो मिनरेलोकार्टिकोक्वाइड्स है वो सारे हार्मोनों का समूह है दोस्तों। उनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन है दोस्तों। एल्डोस्टेरोन। ठीक इसी तरह दोस्तों जोना फिस्कुलेटा से जो ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड्स है, ये भी दोस्तों हार्मोनों का समूह है, जो कि आपके मिडिल वाले पार्ट जोना फिस्कुलेटा से निकलता है। उससे कार्टिसोल्स, ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। इसी तरीके से जोना रेटिकुलेटा जो सेक्स कार्टिकोक्वाइड्स है, उससे पुरुषों में हार्मोनों का स्रावित होती है दोस्तों, और जो जनन ग्रंथियों के विकास में सहायक होती है। उसी तरह पुरुषों में एस्ट्रोजन, और इसमें महिलाओं में भी हार्मोनों का स्रावन होता है दोस्तों। जो हमने पढ़ा था कि सेक्स हार्मोन जो जनन ग्रंथियों के विकास में सहायक है, वो इस पार्ट से भी, जो आपकी एड्रेनलिन ग्रंथि है, उससे भी स्रावित होते हैं दोस्तों। आगे पढ़ते हैं कार्य क्या क्या है इनके दोस्तों। मिनरेलोकार्टिकोक्वाइड्स क्या करता है ना दोस्तों, ये मिनरल खनिज के रखरखाव और नियंत्रण का कार्य करता है मानव शरीर में। क्या करता है, मानव शरीर में रखरखाव का कार्य करता है, खनिज का, मिनरल्स का। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है दोस्तों। क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के खनिज नियंत्रण और रखरखाव का कार्य करता है, उन पर नियंत्रण रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
मिनरलोकार्टिकोक्वाइड से हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन सबसे प्रमुख हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, ये भी चीज ध्यान रखना। या एक चीज के एल्डोस्टेरोन ही सोडियम और पोटेशियम के निर्माण हेतु जिम्मेदार है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। पोटेशियम क्या करता है आपका, पोटेशियम हृदय स्पंदन की गति को नियंत्रण करता है, पढ़ा था हमने। सोडियम क्या करता है दोस्तों, तो आपके रक्त के उसको नमकीन बनाता है, स्वाद को, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जो ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड्स है उससे कार्टिसोल्स नामक जो हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, ये एक समूह है जो जोना फिस्कुलेटा पार्ट से निकलता है। ये बहुत सारे हार्मोनों का समूह है जिसमें भी कार्टिसोल्स नामक हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक है दोस्तों। अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो रही है, कम हो रही है, जिससे आपका शुगर वगैरह होता है, मधुमेह नामक रोग होता है, तो वो दोस्तों उसके लिए जिम्मेदार देख लो कार्टिसोल्स। ये हो गया अधिवर्ग, एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, एड्रेनलिन ग्रंथि एक तरह से आपकी जिम्मेदार हो जाती है दोस्तों। उसी तरीके से सेक्स हार्मोन इस ग्रंथियों के जनन ग्रंथियों के साथ मिलकर मानव शरीर पर प्रभाव डालती है दोस्तों। ये इंडिविजुअल रूप से भी प्रभाव डालती है, जैसे इससे जो एड्रेनलिन विरलिज्म नामक रोग होता है दोस्तों, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है ये एड्रेनलिन विरलिज्म होता क्या ना दोस्तों। इसकी कमी से, इसकी अधिकता से दोस्तों, इसकी अधिकता से महिलाओं में भी खूब बार देखा होगा दाढ़ी वगैरह निकलने लगती है दोस्तों, तो वो इसी की वजह से होती है दोस्तों। मिनरलोकार्टिकोक्वाइड सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रण करता है, जिसमें एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन दोस्तों किडनी की क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, नेफ्रॉन से सोडियम को अवशोषित करते हैं दोस्तों और पोटेशियम को बाहर करता है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, सोडियम का अवशोषण करता है और पोटेशियम को बाहर करता है कौन, नेफ्रॉन दोस्तों। नेफ्रॉन की मदद कौन करता है उस टाइम, एल्डोस्टेरोन, जो हार्मोन मिनरलोकार्टिकोक्वाइड्स में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सोडियम का अवशोषण में हेल्प करता है नेफ्रॉन की, और पोटेशियम को बाहर निकालने में मदद करता है, और यूरिन के द्वारा बाहर करता है किसको दोस्तों, इसको, पोटेशियम को, ठीक है दोस्तों। प्राशन दाब को संतुलित करने का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करता है दोस्तों। सोडियम बीपी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सोडियम मिनरलोकार्टिकोक्वाइड से नियंत्रित होता है दोस्तों, पढ़ा हमने। एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रित करता है, तो ये चीज बीपी के लिए भी कौन जिम्मेदार हो गया आपका, एक तरह से एड्रेनलिन ग्रंथि जिम्मेदार होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब ब्लड नेफ्रॉन में आता है तब जल, यूरिया, मिनरल, विटामिन, ग्लूकोज इंटेक्स होते हैं, वहां से जल एडीएच द्वारा मिनरलोकार्टिकोक्वाइड्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं दोस्तों। ये सारा आपका सर दोस्तों जब हम किडनी पढ़ेंगे ना उसमें आएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ से क्या क्या हम अवशोषित करते हैं दोस्तों, पढ़ेंगे उसमें। बोमन कैप्सूल्स क्या है, सारा कुछ दोस्तों। ग्लूकोकार्टिकोक्वाइड से क्या होता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कार्टिसोल्स है, इसमें भी महत्वपूर्ण, ये भी एक हार्मोनों का समूह है दोस्तों, जो ना फिस्कुलेटा नामक पार्ट से आपका स्रावित होता है, जो मिडिल पार्ट है आपकी इसका एड्रेनलिन ग्रंथि का, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, ग्लूकोज को नियंत्रण करने का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कार्टिसोल्स अल्प मात्रा में आरबीसी का निर्माण करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आरबीसी का भी निर्माण करता है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्टिसोल्स को इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट भी कहते हैं दोस्तों, इसके रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि ये इम्यून को कम करने का कार्य करता है दोस्तों। देखा होगा कभी आपने या सुना होगा कि जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है दोस्तों, उनमें क्या करते हैं ना, किडनी को जब ट्रांसप्लांट करते हैं दोस्तों, तो किडनी को जो दूसरे से डोनेट की हुई है किडनी, तो हमारा शरीर क्या करता है ना दोस्तों, उसको फॉरेन एजेंट मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या ना, जो आपकी किडनी नहीं लगाई है दोस्तों खराब हो जाती है, और हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करती है दोस्तों हमारी बॉडी नई वाली किडनी को। तो ऐसे में क्या है ना दोस्तों, अपना इम्यून सिस्टम को डाउन कर दिया जाता है उस टाइम, और डॉक्टर क्या करता है उस टाइम, कार्टिसोल्स का इंजेक्शन लगा देता है दोस्तों, और जिससे अपना इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, और वो उसको फॉरेन बॉडी नहीं समझता दोस्तों। और होता क्या दोस्तों, समस्थानिकता का एक वो पाया जाता है शरीर में, और होता क्या, थोड़े टाइम बाद में अपना शरीर उसको एक्सेप्ट करने लगता है दोस्तों उसको। इसलिए देखना कभी भी दोस्तों, जब देखा होगा आपने जिसके भी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है दोस्तों, उसको उसमें जो दवाइयां वगैरह जो चल रही होती है ना उसको, वो सारी दवाइयां उसके इम्यून सिस्टम को डाउन रखने की चलती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
तो कार्टिसोल्स हमारी प्रतिरक्षा को कुछ देर के लिए कम करने का कार्य करता है। जब कोई अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि किडनी मान लो, तो जिस व्यक्ति को किडनी दी जा रही है उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसको किडनी फॉरेन एजेंट या फॉरेन बॉडी समझकर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है दोस्तों, तथा किडनी को नुकसान पहुंचाने लगती है। ठीक है, जो नई किडनी ट्रांसप्लांट की है उसको तब डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, कार्टिसोल्स का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कुछ समय के लिए कार्य नहीं करता तथा ट्रांसप्लांट के बाद में उसको ग्रहण कर लेता है दोस्तों शरीर अपना। ठीक है दोस्तों, अब सेक्स कॉर्टिकोइड्स ये क्या है दोस्तों, जो जोनल रेटिकुलेटा है उससे जो हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, उनके समूह को सेक्स कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं दोस्तों। इससे दो टाइप्स के हार्मोन है दोस्तों, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। जो एंड्रोजन है वो पुरुषों में निकलता है दोस्तों, और एस्ट्रोजन है जो महिलाओं के लिए लैंगिक विकास में महत्वपूर्ण है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, एंड्रोजन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में। ठीक है दोस्तों, अब जो पढ़ा था हमने एड्रिनल विरलिज्म, ये रोग महिलाओं में होता है दोस्तों। होता क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्टिवेट होने से होता है ये दोस्तों। इसमें क्या है ना, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है दोस्तों, जो आपके एड्रिनलिन ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हो रहा है दोस्तों, और उसमें भी जो इनर है जोनल रेटिकुलेटा उस वाले पार्ट से ये हार्मोन निकल रहा है दोस्तों, और वो एक्टिवेट होने पे, ये मुख्यतः हार्मोन महिलाओं में एक्टिवेट नहीं होता है नॉर्मली, और जब ये होने लगता है दोस्तों तो होता क्या है ना, महिलाओं में दाढ़ी मूछ निकलने लगती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से एड्रिनलिन विरलिज्म नामक रोग है दोस्तों ये। ठीक है, इसकी अल्प मात्रा स्रावित होने से एडिसन नामक रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किसकी अल्प मात्रा से दोस्तों, अब ये इसमें मिनरलोकार्टिकोइड्स और ग्लूकोकार्टिकोइड्स दोनों का मिला जुला है कि अगर इनकी अल्प मात्रा से श्रावण से क्या क्या रोग होते हैं दोस्तों। तो मिनरलोकार्टिकोइड्स और ग्लूकोकार्टिकोइड्स इन दोनों के अल्प श्रावण से एडिसन नामक रोग हो जाता है दोस्तों, जिसमें होता क्या दोस्तों, जो सबसे पहला ज्ञात रोग है जो दोस्तों हार्मोन से हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है ना, बॉडी पूरी कांस्य टाइप में हो जाती है दोस्तों, कांस्य के टाइप में बॉडी हो जाती है। जो आपने अगर मार्वल की सीरीज देखी होगी दोस्तों, तो उसमें है दोस्तों ऐसे कलर का भी बॉडी दिखाई हुई है। ठीक है दोस्तों, कांस्य रोग की पूरा शरीर कांस्य के रंग का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अतिश्रावण से क्या होता है दोस्तों, इसके अतिश्रावण से कुशिक नामक रोग हो जाता है दोस्तों, जिसमें क्या है ना दोस्तों, व्यक्ति के शरीर में वसा का जमाव हो जाता है और कुबड़ निकल आती है दोस्तों उसके। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति में वसा का अनियंत्रित जमाव हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, और अतिश्रावण से सोडियम नियंत्रित नहीं रह पाता है और बीपी बढ़ती रहती है, और वसा के जमाव से कुबड़ निकल आती है दोस्तों। देखो, सोडियम नियंत्रित नहीं रहता है अधिक श्रावण से, तो बीपी बढ़ने लगती है दोस्तों। तो हो गया ना एक तरह से एड्रिनलिन ग्रंथि आपकी बीपी बढ़ाने में भी वो होगी दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल होगी। और अगर इसमें अधिक स्रावित हो रही है तो इससे वसा का जमाव भी होगा दोस्तों, जिससे कुबड़ निकल आती है व्यक्ति में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एड्रिनलिन जो मेडुला पार्ट है दोस्तों इसका, वो था कोर्टेक्स पार्ट, अब है मेडुला पार्ट्स दोस्तों। तो मेडुला पार्ट्स में दो हार्मोनों का सिक्रेशन होता है दोस्तों। ये दोनों हार्मोनों को पढ़ेंगे हम कल। ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे साथ में, चैनल सुपर 7 के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक। और थैंक यू दोस्तों।